चलिए, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 जो कि लास्ट चैप्टर था एसेट का। तो उसमें हमने कवर कर लिया था सेक्शन 100 तक। अब सेक्शन 101 से पढ़ना था। सेक्शन 101 बात करता है अपील्स के बारे में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर मेड बाय द कमिटी और द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी पर्सन अगर एग्रीड है, जिसको अनसेटिस्फाइड है, जो कि बोर्ड का या कमिटी का ऑर्डर था, वो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब जिस दिन ऑर्डर हुआ था, अपनी अपील कर सकता है चिल्ड्रंस कोर्ट के पास। और जो डिसीजन अगर कमिटी ने दिए हैं किसी फॉस्टर या स्पॉन्सरशिप आफ्टर केयर से रिलेटेड, तो उसकी अपील चिल्ड्रन कोर्ट के पास नहीं आती, उसकी अपील जाती है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है द कोर्ट ऑफ सेशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज द केस में भी, मतलब जो कोर्ट ऑफ सेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी ये मुकदमे सुन रहे हैं, वो अपील को 30 डेज के बाद भी एंटरटेन कर पाएंगे अगर वो सेटिस्फाई होगा कि अपेलेंट के पास सफिशिएंट कॉज था जिससे वो अपील नहीं कर पाया। फ्रॉम फाइलिंग द अपील इन टाइम, मतलब टाइम पे फाइल नहीं कर पाया, तो सच अपील में बी डिसाइडेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो जब भी अपील फाइल होगी तो कितने दिन में डिसाइड होगी? 30 डेज में। फिर एन अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड passed after making the preliminary assessment into heinous offense under section 15 of the act before the court of session, and the court may, while deciding the appeal, take assistance of experienced psychologist, medical specialist other than those assistance have been obtained by the board in passing the order under said section। तो अब देखिए कि जो भी अपील है, जिस अपील जो बोर्ड ने किस चीज से रिलेटेड थी, बोर्ड ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था और उसमें हीनियस ऑफेंस डिक्लेयर किया था अंडर सेक्शन 15 में, तो उसकी अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील जाएगी, तो कोर्ट ऑफ सेशन जब भी अपील को डिसाइड कर रहा है, तो उस टाइम पे वो अपनी असिस्टेंट ले सकता है, एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट से अपनी असिस्टेंस ले सकता है, या मेडिकल स्पेशलिस्ट से ले सकता है। लेकिन वो उनमें से वो लोग नहीं होंगे जिनकी मदद बोर्ड ने ली थी जब बोर्ड वो ऑर्डर पास कर रहा था। मतलब बोर्ड जब ऐसा ऑर्डर पास कर रहा था हीनेस ऑफेंसेस है या नहीं, प्रीलिमिनरी असेसमेंट जब बोर्ड कर रहा था, बोर्ड ने किसी लोगों की अगर हेल्प ली होगी, तो उन लोगों की, जिस बोर्ड ने जिन लोगों की हेल्प ली थी, उनको छोड़ के अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उनकी मदद यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन ले लेगी। मतलब सॉरी, यहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट होगा। हाँ सॉरी, कोर्ट ऑफ सेशन ही है, तो कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे उनकी मदद ले लेगी, कोर्ट ऑफ सेशन अगर कोई अपील सुन रही है तो। अब जो थर्ड वाला था, यहाँ ये अमेंड हो गया, तो थर्ड वाला हम लेटेस्ट पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। थर्ड वाला लिखा हुआ है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्यूटल मेड बाय द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड एलिज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अदर देन हीनियस ऑफेंसेस बाय अ चाइल्ड हैज completed or above 16 years of age। तो कोई भी अपील हो नहीं होगी अगर बोर्ड ने किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को एक्विटल का ऑर्डर दे दिया है, और एक्विटल का ऑर्डर देते टाइम उसने अदर देन हीनियस ऑफेंस, मतलब उसने अगर कोई भी हीनियस ऑफेंस के अलावा अगर वो किसी भी तरीके का ट्रायल कर रहा था बोर्ड, और बोर्ड ने उसमें एक्विटल दे दिया, हीनियस ऑफेंसेस के अलग अलावा कोई भी ट्रायल था, या फिर किसी भी तरीके से किसी बच्चे ने ऑफेंस किया था जो कि 18 ईयर्स के ऊपर का है, तो हीनियस ऑफेंस को छोड़ के अगर अगर बोर्ड कोई ऑर्डर देगा तो उसकी अपील नहीं होगी अगर बोर्ड ने एक्विटल किया। तो नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ एक्विटल मेड बाय बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड एलिज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अदर देन द हीनियस ऑफेंस बाय अ चाइल्ड हु इज कंप्लीटेड और अबव द एज ऑफ 16 ईयर। तो 16 ईयर्स के जो भी चाइल्ड है, उसने अगर 18 ईयर्स सॉरी 16 ईयर्स से ऊपर का जो भी बच्चा है, उसने अगर कोई भी ऑफेंस किया है जो कि हीनियस ऑफेंस है, इसको छोड़ के अगर कहीं एक्विटल पास किया बोर्ड ने किसी भी चीज से, तो यहाँ पे एक्विटल वो उसकी अपील नहीं होगी। अब 4 में दिया हुआ है, नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। तो अब इसकी सेकंड अपील नहीं होगी अगर किसी ने भी जो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई भी अगर ऑर्डर पास कर दिया जिसके अपील में आप गए थे, उसकी सेकंड अपील नहीं होगी इस सेक्शन में जो दिया है। तो फिफ्थ में दिया है, एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट। अब लेकिन अगर चिल्ड्रंस कोर्ट ने में आपने कोई भी मैटर फाइल किया था, और तो उसकी फाइल इन अपील बिफोर हाई कोर्ट,
in accordance with the procedure established by the CRPC. तो अगर चिल्ड्रन कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर पास किया तो उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, क्योंकि आपको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा सीआरपीसी के। फिर इसके बाद दो चीजें और यहाँ पे ऐड की गई थी, 6 और 7 क्लॉज ऑफ प्रोविजन भी ऐड किया गया था। तो 5 के बाद जैसे हमने यहाँ पे 5 तक देख लिया, 5 का 6 से यहाँ पे ऐड होगा। तो एनी पर्सन एग्रीड बाय द एडॉप्शन ऑर्डर पास बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ, तो विद इन द, so any person agreed by the adoption order passed by the DM within the period of 30 days from the date of such order passed by the district magistrate file an appeal before divisional commissioner। तो कोई भी पर्सन अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जो एडॉप्शन से रिलेटेड ऑर्डर्स थे उनसे एग्रीड है तो वो 30 डेज के अंदर अपनी अपील फाइल कर पाएगा डिविजनल कमिश्नर के पास। अब इसमें लिखा है एवरी अपील फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 6 shall be decided expeditiously possible and evident shall be made to dispose of within the period of 4 weeks from the date of filing the appeal। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपील फाइल हुई है सबसेक्शन 6 में उसको डिसाइड करना, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसाइड करना है। हर एक तरीके से हमें कोशिश करनी है कि वो विद इन द पीरियड ऑफ 4 वीक्स में वो डेट ऑफ अपील के मतलब जिस दिन डेट ऑफ अपील हुई थी उसके 4 वीक्स के अंदर वो डिसाइड हो जाए। अब इसमें प्रोवाइडेड दैट में देखिए, प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वेयर द नो डिविजनल कमिश्नर। तो कहाँ पे अगर कहीं पे डिविजनल कमिश्नर नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, एज द केस में बी, मे बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से एम्पावर कर सकते हैं जो भी ऑफिसर है इक्वल टू रैंक ऑफ डिविजनल कमिश्नर, जो कि तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नोटिफिकेशन इशू करके एम्पावर कर देंगे ऑफिसर जो कि इक्विवेलेंट रैंक के हैं डिविजनल कमिश्नर के, कि वो ये अपील कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 106 जो बात, सॉरी 102 बात करता है रिवीजन। तो 102 में रिवीजन में एज अ हाई कोर्ट में एट एनी टाइम, मतलब हाई कोर्ट किसी भी समय या तो खुद के ओन मोशन से या फिर एप्लीकेशन उन्होंने किसी पार्टी ने दी है, मतलब सुमोटो या किसी पार्टी ने इसके बिहाफ में एप्लीकेशन की है, रिकॉर्ड कर सक मतलब रिकॉर्ड को मंगा सकता है कोई भी जो प्रोसीडिंग किसी बोर्ड ने या कमिटी ने पास की है या चिल्ड्रन कोर्ट ने पास किया है या फिर कोई और कोर्ट है जिसने कोई ऑर्डर पास किया है, और उसका पर्पस क्या होगा कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करें कि जो ऑर्डर था लीगैलिटी और proprietary of any such order and may pass such orders in relation thereto as it thinks fit। तो फिर इससे रिलेटेड वो लीगैलिटी चेक करेंगे कि जो ऑर्डर पास हुए वो सही हुए हैं, लीगैलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सच ऑर्डर एंड में पास सच ऑर्डर से रिलेशन टू देयर टू, मतलब और वो खुद भी अपने चाहें तो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो कि उनको थिंक्स फिट, मतलब जो उनको ठीक लगता है। अब प्रोवाइडेड दैट पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट शैल नॉट पास एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन प्रीजुडिशियल टू एनी पर्सन विदाउट हैविंग गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो हाई कोर्ट ऐसे भी कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जो कि प्रीजुडिशियल हो किसी पर्सन के लिए बिना उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड का, मतलब उसको एक उसकी बात को रखने का भी उसको मौका दिया जाएगा, उसको भी सुना जाएगा। फिर सेक्शन 103 है प्रोसीजर इन इंक्वायरीज अपील एंड रिवीजन प्रोसीडिंग। तो सेम एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, अगर इस एक्ट में कहीं पे कुछ प्रोवाइड किया हुआ है तो वो अलग बात है, वरना अ कमिटी और बोर्ड वाइल होल्डिंग इंक्वायरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब अगर बोर्ड या कमिटी इस अंदर कोई भी प्रोसीडिंग को में इंक्वायरी कर रही है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर जो कि प्रिस्क्राइब है सब्जेक्ट टू फॉलो एज फॉर द प्रोसीजर ऑफ लेड डाउन इन द सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर ट्रायल ऑफ समन केसेस का वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। To save as otherwise expressly provided by the Act or under this Act, the procedure followed in the hearing appeals or revision proceedings
under this act shall so far as practicable in accordance with the code of criminal procedure, मतलब सीआरपीसी। तो अगर इस एक्ट में कहीं अदरवाइज एक्सप्रेसली दिया हो तो बात अलग है, नहीं तो फिर जो प्रोसीजर जो फॉलो होगा अपील में, रिवीजन में, वो भी अकॉर्डिंग होगा सीआरपीसी के। सेक्शन 104, सेक्शन 104 है पावर ऑफ द कमिटी और द बोर्ड टू अमेंड ओन ऑर्डर। तो विदाउट प्रेजुडिस द प्रोविजन फॉर अपील एंड रिवीजन कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब अपील के या रिवीजन के प्रोविजंस को प्रेजुडिस किया बिना बोर्ड या कमिटी है जिन्होंने कोई भी एप्लीकेशन रिसीव हुई अगर उनको इनके बिहाफ पे, तो वो अपने ऑर्डर्स को अमेंड एनी ऑर्डर्स पास बाय इटसेल्फ, मतलब खुद के ऑर्डर्स को वो पास कर जो उन्होंने किए थे उसको अमेंड कर सकते हैं एज टू द इंस्टीट्यूशन टू विच चाइल्ड टू बी सेंट। तो ऐसे जैसे कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स होंगे कि कौन सी जगह पे बच्चे को भेजेंगे, एंड अंडर whose केयर एंड सुपरविजन अ चाइल्ड इज टू बी प्लेस्ड अंडर दिस एक्ट, या फिर किसके प्रोविजन में, किसके सुपरविजन में बच्चे को हम भेजेंगे, ऐसा अगर कोई एक्ट पास किया है तो भी इसमें आएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग फॉर अमेंडिंग सच एनी सच ऑर्डर देयर शैल एट लीस्ट टू मेंबर्स ऑफ द बोर्ड विच वन शैल बी द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट एंड। अब जो भी अपने अमेंड कर रहे हैं ऑर्डर्स को, उसकी जब भी हियरिंग होगी तो अमेंड करते टाइम कितना एटलीस्ट टू मेंबर्स, अगर बोर्ड कर रहा है तो बोर्ड के टू मेंबर्स वहां पे होना चाहिए अमेंड करते टाइम, उसमें से एक जो होगा प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होना ही चाहिए, या फिर अगर कमेटी कर रही तो एटलीस्ट 3 मेंबर्स ऑफ द कमेटी होगा, एंड ऑल पर्सन कंसर्न ऑन देयर अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो भी उनको जिन पर्सन को अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव थी वो पर्सन करेंगे। whose views are to be heard by the committee, मतलब अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव वो होंगे जिनको कमेटी और बोर्ड को सुनना जरूरी है, एज द केस में बी बिफोर द सेड ऑर्डर आर अमेंडेड, मतलब जब भी वो ऑर्डर को अमेंड करने वाले हैं, उससे पहले उन लोगों को सुनना जरूरी है, तो उनको सुना जाएगा अथॉरिटेटिव पर्सन को। फिर सब सेक्शन 2 बात करता है क्लरिकल मिस्टेक्स in order passed by the committee or the board or errors arising therein from the accidental slip or omission may at any time be corrected by the committee or the board, as the case may be either its own motion or on an application received in this behalf। तो क्लरिकल मिस्टेक जो भी होंगे, जो भी ऑर्डर पास हुए कमिटी या बोर्ड के द्वारा, और एरर्स जो भी आ रहे हैं उनको इंसिडेंटल स्लिप या ओमिशन में, वो करेक्ट कर सकती है बोर्ड या कमिटी, या तो खुद से, या तो एप्लीकेशन अगर किसी ने इसके बिहाफ पे बोल दी है तो। फिर है सेक्शन 105। सेक्शन 105 है जुवेनाइल जस्टिस फंड। तो स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है फंड का जिसका जो भी नेम होगा, और जो कि वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड डील करेगा। तो ये फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो ये फंड में पैसा आएगा जो डोनेशन आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, या सब्सक्रिप्शन आते हैं, एज द केस में भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरीके का फंड आता है। द फंड क्रिएटेड अंडर दिस सेक्शन 1 शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी ये फंड होगा सब सेक्शन 1 का, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट होगा इंप्लीमेंट करने का इस एक्ट को, एंड मैनर पर्पस इसमें प्रिस्क्राइब, तो जो मैनर और जो पर्पस प्रिस्क्राइब किया उस प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग। फिर है सेक्शन 106। तो सेक्शन 106 बात करता है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाएगी स्टेट में, और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाएगी हर एक स्टेट के लिए, जिसमें सच ऑफिसर्स होंगे और अदर एम्प्लॉयज होंगे जो एम्प्लॉय के अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इस रिलेटेड मैटर्स जो कि चाइल्ड से कनेक्टेड हैं उनको इंश्योर करेंगे और इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करेंगे, जैसे कि इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन अंडर दिस एक्ट, या कि किस तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या उनका मेंटेनेंस क्या होगा, उसके एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, और नोटिफिकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन रिलेशन टू अ चाइल्ड। तो नोटिफिकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन।
एंड रिहैबिलिटेशन या फिर बच्चों का रिहैबिलिटेशन या कोऑर्डिनेशन कराना वेरियस ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज के साथ कंसर्न एंड डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जो अदर फंक्शंस है वो उनको प्रिस्क्राइब वो भी डिस्चार्ज करना होते हैं उनके। तो सेक्शन 107 बात करता है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और स्पेशलाइज सॉरी एंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। तो इन एवरी पुलिस स्टेशन, हर एक पुलिस स्टेशन में एटलीस्ट वन ऑफिसर होगा जो कि इसकी रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होगी, जिसके पास एप्टीट्यूड और अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हमने दे दी है, ओरिएंटेशन करके हम उसको चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर बना देंगे, जो कि एक्सक्लूसिवली डील करेगा चाइल्ड, जो कि चाइल्ड या तो विक्टिम हो सकता है, चाइल्ड ऐसे परपेट्रेटर हो सकता है, मतलब चाइल्ड जो जिसने किसी भी ऑफेंस किया है, तो वो कोऑर्डिनेशन बना सके पुलिस के साथ या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब सॉरी वॉलंटरी बस दिया हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ के साथ। अब टू कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शंस ऑफ पुलिस रिलेटेड टू द चाइल्ड। अब कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑल जो भी फंक्शंस है रिलेटेड टू चाइल्ड, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंस्टिट्यूट कर पाएगी, मतलब करेगी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, जिसमें क्या हेड होंगे, मतलब कौन कौन से लोग होंगे, तो हेडेड बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब इसमें एक पुलिस ऑफिसर होगा जिसका रैंक डीएसपी से कम नहीं होगा, और ज्यादा हो तो चलेगा, एंड कंसिस्टिंग अदर पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1। और सबसेक्शन 1 में जो हमने पुलिस ऑफिसर बताए वो हो सकते हैं, और 2 सोशल वर्कर होंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में वर्क करने का, और 2 ही सोशल वर्कर में एक जो होंगी वुमेन होंगी। अब ऑल पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट प्रोवाइडेड स्पेशल ट्रेनिंग। तो हम सारे जुवेनाइल पुलिस ऑफिस पुलिस यूनिट्स को हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, स्पेशली एट इंडक्शन एज चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, जिससे वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हो पाए, और उनको हम एनेबल करेंगे कि वो परफॉर्म करें कुछ फंक्शंस जो कि इससे मोर इफेक्टिवली एक्ट हो पाए, इम्प्लीमेंटेशन इस हो पाए। फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ऑल्सो इंक्लूड्स रेलवे पुलिस डीलिंग विद चिल्ड्रन। तो स्पेशलाइज जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जो रेलवे पुलिस है चाइल्ड से डील कर रही है वो भी आ जाएगी। फिर सेक्शन 108 बात करता है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो नेसेसरी मेजर्स लेंगे और इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोविजंस है इस साइड की उनको वाइड पब्लिसिटी मिल रही है मीडिया की तरफ से, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, रेगुलर इंटरवल, जिससे कि जनरल पब्लिक को हम अवेयर कर पाए, टू मेक द जनरल पब्लिक, चिल्ड्रन और देयर पेरेंट्स और गार्जियन अवेयर ऑफ सच प्रोविजंस। तो हम उनसे सारे प्रोविजंस को अवेयर कर पाए। फिर बी में है द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न। और जो भी ऑफिसर्स है स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, अदर पर्सन जो कि इम्पार्टेड, जिनको हमने पीरियोडिक ट्रेनिंग दी थी, नहीं तो हम सॉरी, तो पर्सन सारे इम्पार्टेड, मतलब हम उनको पीरियोडिक ट्रेनिंग दिलवाएंगे ऑन, मतलब पीरियोडिक ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो जो भी इससे रिलेटेड मैटर्स होंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। अब सेक्शन 109 बात करता है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि हमने सेक्शन 3 में बनाया हुआ है, या स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो कि हमने बनाया हुआ है सेक्शन 17 में, उसको हम आगे चल के नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन बोलेंगे, जो कि कंस्टिट्यूट किया गया था, सॉरी जो कि हाँ, जो कि ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, जो कि हमने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के लिए बनाया था। चाइल्ड इन एडिशन टू द फंक्शन असाइन टू देम, मतलब वो जो फंक्शन उनको उस वाले एक्ट में दिए हुए हैं वो तो करेंगे, उसके अलावा वो ऑल्सो मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट के प्रोविजंस का, ऐसे मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर जो नेशनल कमीशन फॉर, तो जो नेशनल कमीशन है ऐसा केस में भी, और स्टेट कमीशन है, वो इंक्वायरी करते टाइम जो भी मैटर्स है, ऑफेंसेस है अंडर दिस एक्ट में, उनके पास पावर्स होगी, जो कि उनको पावर नेशनल कमीशन है एज अ स्टेट कमीशन है, जो कि उनके एक्ट जो अंडर जिसके एक्ट से वो एस्टेब्लिश हुए अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005,
जो कि एक्ट नंबर 4 है 2006 का, सॉरी। अब जो नेशनल कमीशन है, या जो भी नेशनल कमीशन है, और एज द केस में भी स्टेट कमीशन है, शैल ऑल्सो इंक्लूड इट्स एक्टिविटीज अंडर दिस सेक्शन। तो जो नेशनल कमीशन होगा और स्टेट कमीशन होगा, उसको एक्टिविटीज और भी इंक्लूड की जाएगी। शैल ऑल्सो इंक्लूड इट्स एक्टिविटी अंडर दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन में भी उनको एक्टिविटीज दी जाएंगी इन एनुअल रिपोर्ट। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट जो कि रेफर की गई है, रेफर टू इट सेक्शन 16, मतलब सेक्शन 16 में जो बताया गया है ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो जो भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं जो कि रेफर की गई हैं, रेफर टू इन सेक्शन 16 ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट में दी गई हैं, जो उनका वो एनुअल रिपोर्टिंग करेंगे, जो कि एक्ट नंबर 4 ऑफ 2016 है।